हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 181 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर जूजी चेंगफेंग जू फैन से मिलने के लिए आते हैं और वो दोनों एक प्राइवेट रूम में बैठकर बात करना स्टार्ट करते हैं। जूजी चेंगफेंग जू फैन से कहते हैं, तुम तो बहुत ज्यादा होशियार हो, अगर हम दोनों इसी तरह ट्रिकी की बातें करते रहे तो ये तो पूरे 3 दिन तक चलती रहेगी और हम में से कोई भी हार नहीं मानेगा। चलो इन सारी बातों को छोड़ते हैं और काम की बात करते हैं। जूजी चेंगफेंग जू फैन से कहते हैं, जू फैन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस एसोटेरिक डिबेट में जाने के लिए मजबूर किया गया है, तुम्हारी अपनी मर्जी शामिल नहीं है, तुम इस एसोटेरिक डिबेट में हिस्सा नहीं लेना चाहते। जू फैन जूजी चेंगफेंग से कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें किसी ने फोर्स किया है। जूजी चेंगफेंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम दोनों ही बहुत बड़े जीनियस हैं और हम हर बात को हर एंगल से देखते हैं। चाहे तुम इस एसोटेरिक डिबेट में हिस्सा लेते हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी फैमिली एक ना एक दिन 7 बड़ी फैमिली से ज्यादा बड़ी फैमिली बनकर दिखाएगी। लेकिन अभी तुम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम्हारी फैमिली की बुनियाद अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी तुम लोग इस एसोटेरिक डिबेट में हिस्सा ले रहे हो। मुझे लगता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि जितना तुम्हारे बारे में मुझे पता है तुम्हारे मकसद बहुत ज्यादा बड़े हैं। इस एसोटेरिक डिबेट से तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं हासिल होने वाला। मुझे तो लगता है कि किसी ने तुम्हें फोर्स किया है, यहाँ पर तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसको करने के अलावा। जू फैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, जूजी चेंगफेंग वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसको टिंजू एम्पायर का नंबर 1 जीनियस कहा जाता है और जो वाकई में बात भी सच है। इसने जल्दी से ये बात पहचान ली कि हम लोग इस एसोटेरिक डिबेट के लिए तैयार नहीं है और ना ही हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारा क्लैन अभी बहुत ज्यादा छोटा है। लेकिन फिर भी हम इस एसोटेरिक डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि हमें इंपीरियल फैमिली वालों ने फोर्स किया है। जू फैन कहता है, ये बात सच है कि इंपीरियल फैमिली वालों के ऑर्डर्स को मुझे मानना पड़ा, क्योंकि मैं अभी इंपीरियल फैमिली वालों का साथ नहीं छोड़ सकता और ना ही मैं उनको ऑफेंड कर सकता हूँ। जू फैन कहता है, मुझे लगता है कि जूजी चेंगफेंग को भी इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है कि हमारी लू फैमिली 7 बड़ी फैमिली से सरपास कर जाएगी और एक दिन एक बहुत बड़ी फैमिली बनेगी, इसीलिए तो ये यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आया है। जू फैन हल्का सा मुस्कुराता है और जूजी चेंगफेंग से कहता है, प्राइम मिनिस्टर आप तो वाकई में 4 पिलर्स के हेड हैं, टिंजू एम्पायर के नंबर 1 जीनियस हैं, आपने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है। जूजी चेंगफेंग कहता है, तुमने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, मैं अब बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, मैंने इस पूरे टिंजू एम्पायर में बहुत सारे साल गुजारे हैं, इसलिए मुझे पता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है और कौन क्या सोच रहा है। लेकिन मैं तुम्हारा मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता, तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा होशियार और तेज हो, यहाँ तक कि इस पूरे के पूरे टिंजू एम्पायर का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है। इंपीरियल फैमिली वालों ने तुम्हें अपने आगे लगा रखा है, वो तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, अगर तुम नीचे से गिर जाते हो तो इंपीरियल फैमिली वाले भी गिर जाएंगे, इसी वजह से मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जू फैन कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं। जूजी चेंगफेंग उसे कहता है, मैं जो कहना चाहता हूँ बिल्कुल साफ है, तुम्हें अपने आसपास भी ध्यान रखना होगा। जू फैन उनकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जूजी चेंगफेंग उसे कहता है, तुम्हारा इस बात को लेकर हैरान होना बनता भी है, क्योंकि मैंने जो बात की है वो बहुत सारी सस्पिशियस बात है, लेकिन तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तुम एक समझदार इंसान हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तुम अपनी दूसरी 7 बड़ी फैमिलीज जो कि तुम्हारे अलायंस हैं उन सब की भी बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हो। उनमें से कोई भी तुम्हारा किसी वक्त भी दुश्मन बन सकता है। वैसे मेरे पास भी एक वजह है तुम्हारे खिलाफ जाने की, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, लेकिन वो सारे तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। जू फैन कहता है, अब इस बात का क्या मतलब है। जूजी चेंगफेंग जू फैन से कहता है, क्या तुमने वो मुहावरा सुना है, जब 2 लोग फाइट करते हैं तो फायदा हमेशा तीसरे का होता है। तो मैं तुमसे ये बात जानना चाहता हूँ, तुम इन तीनों में से कौन से हो। पहले 2 लोग जो कि फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे तुम वो तीसरे हो जिसे फायदा होने वाला है। और मुझे लगता है कि अभी तक तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई होगी कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ। जू फैन जूजी चेंगफेंग की बात सुनने के बाद थोड़ी देर सोचने लग जाता है। जूजी चेंगफेंग उसे कहता है, समझदार इंसान के साथ बात करना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा दिमाग रिफ्रेश हो गया है। और साथ ही जूजी चेंगफेंग जू फैन से कहता है, जू फैन मैंने तुमसे जो कुछ कहना था वो मैंने कह दिया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जूजी चेंगफेंग कहता है, अब जबकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी भी जो मैंने तुमसे कहा है 2 लोगों की फाइट में तीसरे का फायदा होता है, मुझे इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि तुम कौन से लोगों में से हो, वो 2 लोग हो जो फाइट करेंगे या फिर वो तीसरे हो जिसे फायदा होने वाला है। जू फैन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं इस बात को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। जूजी चेंगफेंग जू फैन से कहता है, जैसे कि तुम मुझे जानते हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, यानी मैं इंपीरियल फैमिली का थिंक टैंक हूँ, और तुम सर लेंग वुचेंग को भी जानती हो जो कि रीजेंट स्टेट के बटलर हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा वाइज इंसान है। और उसके बाद तुम आते हो, तुम लू फैमिली के बटलर हो। हम तीनों ही एक जैसे हैं, हम तीनों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है और हमारा मकसद ही दूसरों के ऊपर हुकूमत करना है। जितने भी पावरफुल लोग हैं वो सारे हमारे अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं और लेंग वुचेंग हम दोनों ही एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, हालांकि हम दोनों बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं।
है, लेकिन एक मकसद को हासिल करने के लिए हम दोनों ने अपने हाथ मिला लिए हैं। इस वक्त हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम भी एक बहुत ज्यादा समझदार इंसान हो। तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए तुमने लू क्लैन को क्यों चुना? लू क्लैन तो एक बहुत ही छोटा सा क्लैन है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम लू क्लैन के साथ वफादार क्यों हो। वो तो सिर्फ 2 लोगों का क्लैन है। मुझे नहीं लगता कि तुम उन लोगों से प्यार करती हो या फिर किसी और मकसद के लिए उनके साथ लगे हुए हो। एक छोटी सी फैमिली को राइज करवाने में तुम्हारा क्या फायदा होगा? मैं अभी तक तुम्हारी इस बात को समझ नहीं पाया। जू फैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, तुम कभी मेरी बात को समझ भी नहीं पाओगे कि मैं लू फैमिली के साथ क्यों हूँ। अगर तुम वाकई में जानना चाहती हो कि मैं लू फैमिली के साथ क्यों हूँ, तो मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही बताऊंगा कि जहाँ पर जाकर तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहाँ से मेरी सोच स्टार्ट होती है। मेरा मकसद तुम्हारे मकसद से बहुत ज्यादा बड़ा है। ये बात सुनते ही जूजी चैंगफेंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि मास्टर जिन और जैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जूजी चैंगफेंग की इंसल्ट है। वो दोनों गुस्से के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त जू फैन की आई ऑफ द वॉइड की तरफ भी दिखाते हैं। वो अपनी आई ऑफ वॉइड को एक्टिवेट करता है, लेकिन मिस्टर जूजी चैंगफेंग अपने दोनों मास्टर जिन और जैंग को रोक देते हैं। जूजी चैंगफेंग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मकसद क्या है और तुम क्या हासिल करना चाहते हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी कोई ऐसा दिन ना आए जिस दिन तुम्हारा ये सारे का सारा कॉन्फिडेंस आसमान से नीचे जमीन पर गिर जाए। जूजी चैंगफेंग इतनी बात करने के बाद अपने दोनों मास्टर्स के साथ बाहर आ जाता है। मास्टर जिन जैंग उनसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर आपने हमें वहाँ पर रोका क्यों? उस लड़की ने आपके साथ बदतमीजी की थी। जूजी चैंगफेंग उन दोनों से कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। उसने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच था। उसका मकसद वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है। जूजी चैंगफेंग कहते हैं, मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई। उसके मकसद बहुत ज्यादा बड़े हैं। उस लड़के के पास बहुत सारी पावर है। वो एक जीनियस डेविल है, लेकिन फिर भी उसने अपने कंधों पर बोझ उठाया हुआ है, एक लू फैमिली का, जो कि एक छोटी सी 3rd क्लास की फैमिली है। अगर वो उस फैमिली को छोड़ दे तो सिर्फ कुछ ही सालों में वो इस पूरे टिंजू एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर तो क्या ऊपर भी बन सकता है। और यही बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान किए जा रही है। मेरी इतनी अरसे की जिंदगी में मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा। इसके दिमाग को मैं रीड नहीं कर सकता। मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं आई कि ये लड़का क्या चाहता है। नेक्स्ट सीन बैटल अरीना का दिखाया जाता है, जहाँ पर लू फैमिली वाले अपनी 27th फाइट को जीत रहे हैं। ये सारे एलिमिनेशन राउंड है, जिसमें सारी छोटी फैमिलीज आपस में फाइट कर रही हैं। लू फैमिली की तरफ से सिस्टर जिया और उसका छोटा भाई जुनहाई दोनों ही कम्पीट कर रहे हैं। वो अपने सारे ओपोनेंट्स को हरा देते हैं। जुनहाई आगे बढ़ता है और अपनी बहन से कहता है, सिस्टर क्या तुम ठीक हो? जुनहाई भी 5 साल में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। सिस्टर जिया उसे कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। ये हमारे सामने वाली टीम में बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, जिनमें 8th और 9th लेयर के भी एक्सपर्ट्स थे। इस कंपटीशन को जज करने वाले मास्टर हमने वाले क्लैन के हार जाने के बाद कहते हैं, तो इस फाइट को भी लू क्लैन वालों ने जीत लिया है। ये वाला कंपटीशन राउंड 2nd क्लास की फैमिलीज के दरमियान था। अब नेक्स्ट राउंड 1st क्लास की फैमिलीज के दरमियान में होगा, और साथ ही लू फैमिली भी उनके साथ कम्पीट करेगी। और साथ ही पूरे अरीना में फिर से जोरदार तालियां बजना शुरू हो जाती है। देखने वाले भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, लू फैमिली वालों ने अपनी 28th बैटल को जीत लिया है। देखने में तो नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा वीक हैं। किसी भी एंगल से अब 3rd क्लास की फैमिली नहीं लगते। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, और अभी तक इनका बेस्ट मैन तो अभी तक यहाँ पर आया भी नहीं। लोग कहते हैं कि इनका सोरिंग डिमोनिक ड्रैगन, जो कि इनका बटलर है, जिसका नाम जू फैन है, वो 6 ड्रैगन्स की पावर के बराबर का पावरफुल है। और इसी वजह से टिंजू एम्पायर की सारी अवाम ने जू फैन को 7वें ड्रैगन का नाम दिया है, यानी कि सोरिंग डिमोनिक ड्रैगन का नाम दिया है। उनमें से कुछ कह रहे होते हैं, अगर जू फैन वाकई में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर लू क्लैन वाले 3rd क्लास की फैमिली कैसे हुए, और हमने अभी तक इनके बारे में सुना क्यों नहीं? ये अभी तक छुपे हुए क्यों थे? जबकि ज़ीटियान भी उन सभी की बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, जू फैन ने कहा था कि उनकी फैमिली एक 3rd क्लास की फैमिली है, लेकिन मुझे तो ये किसी भी एंगल से एक 3rd क्लास की फैमिली नहीं लगती। लगता है हमारे भाई जू फैन ने हमें धोखा दिया है। ज़ीटियान अपने साथ जाओनिंग को भी वहीं पर लेकर आया होता है। जाओनिंग उसके साथ ही खड़ी होती है। ज़ीटियान जाओनिंग से कहता है, ये वाली फैमिली एक 3rd क्लास की फैमिली है, फिर एक 2nd क्लास की फैमिली कैसी होती है? तुम क्या कहती हो? जबकि जाओनिंग वहाँ पर उदास खड़ी होती है, क्योंकि वो जू फैन का इंतजार कर रही है। वो ज़ीटियान से कहती है, मेरा बड़ा भाई जू फैन कहाँ पर है? क्या वो यहाँ पर नहीं आने वाला? मैं तो उसी का इंतजार कर रही हूँ। ये बात सुनने के बाद ज़ीटियान बेचारा भी उदास हो जाता है और कहता है, तुम बार बार उसका नाम क्यों लेती हो? तुम्हें पता है कि उसका नाम मेरे सामने लेने से मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। ज़ीशांग भी वहीं पर आ जाता है और कहता है, लगता है कि मैंने जो बातें सुनी थी वो बिल्कुल सच है। जीनियस डेविल जू फैन मर चुका है, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। जाओनिंग ये बात सुनते चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, ये किसने कहा कि जू फैन मर चुका है? ज़ीशांग उसे कहता है, लगता है किसी ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। 5 साल पहले ही जू फैन लाइटनिंग कैनियन के अंदर गया था, और वहाँ से उसके बाद वो वापस नहीं आया। उसे 5 साल हो गए हैं, पिछले 5 साल से लापता है। हमें लगता है कि वो मर चुका है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि मैं उस जैसे जीनियस को नहीं देख पाया, क्योंकि मैं तो उसकी स्ट्रेंथ देखना चाहता था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि ज़ीटियान अपने भाई से कह रहा होता, ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो? जाओनिंग के सामने ये सारी बातें क्यों कह रहे हो? ज़ीटियान जाओनिंग की तरफ देखता है तो जाओनिंग वहीं पर खड़ी रोना शुरू कर देती है, क्योंकि जाओनिंग को
इस बारे में किसी ने नहीं बताया। वो रोते हुए कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बिग ब्रदर जू फैन ऐसे नहीं मर सकते। जीवियन जाओनिंग से कहता है जाओनिंग शांत हो जाओ, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मिसिंग है, वो भी मरा नहीं है, किसी को भी उसकी बॉडी नहीं मिली। जाओनिंग उसे कहती है लेकिन तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, पिछले 5 साल से वो गायब है लेकिन किसी ने मुझे इस बारे में नहीं बताया। जीडियन उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, मैं तुम्हें 5 साल पहले ये बात बता देता तो तुम हर दिन उदास रहती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। यंग मास्टर लॉन्ग ज़ेंगफेंग भी वहाँ पर आ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं इसीलिए तो तुम्हें इस लड़की को ये बात पहले से बता देनी चाहिए थे। अब ये बेचारी अचानक सुनने के बाद शॉक में चली गई है और कितनी ज्यादा उदास हो गई है। अगर तुम 5 साल पहले बता देते तो ये अब तक उसे भूल भी गई होती। अब तो इसका दर्द और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा और इसका प्यार उनके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 181 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।